हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं क्रिया शरीर पेपर 2 के इंपॉर्टेंट श्लोक। ये हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम ये 4th वीडियो लाए हैं। पदार्थ विज्ञान पेपर 1, पेपर 2 और क्रिया शरीर पेपर 1, ये हमने इंपॉर्टेंट श्लोक इनके कवर कर लिए विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज भी इस वीडियो में हम क्रिया शरीर पेपर 2 के इंपॉर्टेंट श्लोक को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है धातु वाला। ठीक है। और धातु में जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक वही होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो धातु की परिभाषा में हमने बताया है कि शरीर धारणा धातव इत्युच्यते, यानी कि जो आपके शरीर को धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो शरीर धारणा धातु, यानी कि जो आपके शरीर को धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब आप धातु कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आपका शरीर भी इन 7 धातु से तो मिलकर बना हुआ होता है। तो ये 7 धातु क्या करती है? आपके शरीर को धारण करती है। फिर आते हैं धातु के प्राकृतिक कर्म। ठीक है। अब ये जो मैंने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुएं बताई, इन हर एक धातु का एक स्पेसिफिक कर्म होता है। जैसे कि रस धातु का प्रीणन करने का काम होता है, रक्त का जीवन देने का, ठीक है, मांस का लेपन करने का, मेद का स्नेहन करने का, क्योंकि मेद क्या एडिपोज टिश्यू है एक प्रकार का। और जो हमारी बोन्स है, अस्थि है, वो धारण करने का। और जो हमारा मज्जा है वो क्या करता है? पूर्ण करने का। पूर्ण कैसा करता है? देखो, ये हमारी बोन्स के ऐसे अंदर होता है। ठीक है। मज्जा कहाँ पर होता है? बोन्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? मज्जा होता है। तो इन बोन को पूरा करने का काम भी कौन करता है? ये हमारा मज्जा करता है। और गर्भ उत्पादन से तो सभी जानते हैं कि जो हमारा शुक्र है वो गर्भ को उत्पादन करने में मदद करता है। ये धातु के श्रेष्ठ कर्म बिल्कुल जो कर्म से बताए गए, यानी कि ये रस का है, रक्त का है, मांस का है। ये हमारा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11 था। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं रस व स्रोत दृष्टि के कारण। देखो, यहाँ पर देखो 7 धातुएं होती है, तो 7 उनके दृष्टि के कारण भी होंगे। जैसे रस व स्रोतस है, रक्त व स्रोतस है, मांस व स्रोतस है। ये सारे स्रोतस होते हैं, इनके मूल होते हैं और इनके दृष्टि के कारण और उनके उनके क्या लक्षण है, उनकी क्या चिकित्सा है। देखो, ये हम इस वीडियो में नहीं देखूंगा, नहीं देखने वाले हैं। क्यों? इसका कि रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी आपको देखने को मिलेगा, सेकंड ईयर में भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको क्रिया शरीर के अंदर भी देखने को मिलेगा, रचना शरीर के अंदर भी देखने को मिलेगा। और जब आप सेकंड प्रॉफ में जाओगे तो यहाँ पर आप चैप्टर नंबर चरक विमान स्थान 28, चरक विमान स्थान 28 में भी आपको देखने को मिलेंगे। और चरक सूत्र स्थान 28, चरक सूत्र स्थान 28 और चरक विमान स्थान 5, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये रोग निदान के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं इस श्लोक से इनके क्या कारण है, इनके हर एक स्रोतस के दृष्टि के क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या चिकित्सा है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड प्रॉफ दोनों से रिलेटेड है। तो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इसके लिए आप वेट करना है आपको। सारे जितने भी रसवय स्रोत दृष्टि कारण, लक्षण और चिकित्सा श्लोक वाइज मैं वहाँ पर आपको करा दूंगा। आप यहाँ पर रसवय का देख ले जो लिखा हुआ है। तो देखो, रसवय स्रोत दृष्टि का कारण क्या बताया गया है। ठीक है। तो रसवय स्रोत की दृष्टि का कारण बताया गया है कि गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्रम संसरणातम रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनाम च अति चिंतनात्। तो यहाँ पर चरक विमान स्थान 5 में श्लोक दिया गया है, जो बताया गया है कि जो रसवय स्रोतस कैसे दुष्ट हो जाएगा। या तो आप बहुत ज़्यादा हैवी आइटम खा रहे हो, या बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड वगैरह खा रहे हो, या फिर अति स्निग्ध, बहुत ज़्यादा अति स्निग्ध आहार का सेवन कर रहे हो, या अति मात्रा में सेवन कर रहे हो। और उसके बाद आप जो खाना खा रहे हो चिंता करते हुए खा रहे हो, मतलब आपका जो मन है वो खाने पे नहीं है, वो कहीं और लगा हुआ है, बस आप खाए जा रहे हो। तो इन सभी कारणों से आपकी जो स्रोतस है, रसवय स्रोतस है, उसकी दुष्टि होती है। फिर आते हैं उसके लक्षण। तो इसके जो लक्षण है वो कौन से हैं? ऐश्वृद्धि वगैरह, अरुचि वगैरह, और भी काफ़ी लक्षण है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखे हुए हैं। इसकी चिकित्सा क्या बताइए? रस जनाम विकारानाम सर्वलंघनम औषधम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो, यहाँ पर जो लंघन और सर्वलंघन औषध का मतलब है कि लंघन 10 प्रकार के बताए गए थे। अगर आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 21 चरक सूत्र स्थान का साइज चैप्टर नंबर 21 है लंघनम वाला। तो जहाँ पर आपको ये लंघन औषध के बताए गए हैं 10 प्रकार से लंघन कैसे कराते हैं, जिसमें चतुष्म प्रकारों सहसुद्धिम पिपासा मारुत आतप उपवासम औषधम, कुछ इसी प्रकार का एक श्लोक है। ठीक है, जहाँ पर 10 प्रकार के ये लंघन बताए गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, अभी आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो सेकंड प्रॉफ में भी आपका ये टॉपिक है। तो इसलिए हमें इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि अभी से ही आप इन सारे धातु स्रोतस की दृष्टि के कारण और लक्षण और चिकित्सा को अच्छे से कवर कर लो विद श्लोक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में वेट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं रस के वृद्धि के लक्षण। देखो, रस के वृद्धि के लक्षण, रस की वृद्धि के लक्षण क्या है कि रसो अति वृद्धो हृदय क्लेद परसेक चापद्यति।
मतलब रस की अधिक वृद्धि होने पर हमारे शरीर में, मतलब जो हमारा हृदय है उसमें क्लेद होता है। क्लेद मतलब बहुत ज़्यादा क्लेद सा बढ़ जाता है और प्रचेक चाप देती मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन आता है। तो ये सारे अगर लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इन सभी को देखकर आप पहचान सकते हो कि अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो रस की वृद्धि हो चुकी है। देन हम बात करते हैं रक्त के कार्य। देखो हमारा जो रस वाला चैप्टर था, धातु वाला चैप्टर था, कंप्लीट होता है। फिर जो रक्त वाला चैप्टर आता है तो उसमें सबसे पहला आता है रक्त का क्या कार्य होता है। तो रक्त वर्णम प्रसादम मांस पुष्टि जीवंतिच है। मतलब जो रक्त है वो आपका जो वर्ण स्किन कॉम्प्लेक्सन है उसको अच्छा करने का काम करता है, फेयर करने का। और जो रक्त है वो मांस की पुष्टि करने का काम करता है। भाई मांस की पुष्टि क्यों नहीं करेगा? रस से अगली बनने वाली धातु कौन सी होती है? मांस धातु ही तो होती है। तो मांस की पुष्टि करेगा और जीवन देने का काम करेगा। जीवन देने का कैसा काम करेगा? क्योंकि जो ब्लड होता है उस ब्लड में क्या होता है, वो ऑक्सीजन कैरी कर रहता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन आप जानते हैं सभी लोग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की कैरी करता है। और तो ये सारे इसके फंक्शन है जो कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र संख्या 15 में बताए हैं। फिर इसके बाद शुद्ध रक्त के लक्षण। देखो शुद्ध रक्त के क्या लक्षण है, वो बताया तपनीय इंद्रिय गोपाम पद पद मालकत्वम सन्निभम गुंजा फल स्वर्ण च विशुद्ध विद्धि सोनितम। तो ये चरक सूत्र सन 24 में बताया गया है, जहाँ पर इन्होंने बताया कि तपने इंद्रिय गोपामाम। तो यानी कि देखो जैसे रक्त को तपाया जाए ना, बिल्कुल रक्त को तपाने के बाद जो ये कलर आता है, और जो इंद्रिय गोप का एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि धरती के नीचे से निकलता है, उसके वन के समान अगर रक्त का कलर हो। या पद मालकतम, पद का मतलब होता है पैर, और आलक्तम का मतलब होता है कि जो स्त्री अपने पैरों में जो लाल कलर का सा लगाती है ना, ठीक है, तो उस प्रकार का अगर कलर हो तो। एंड देन गुंजा फल स्वर्ण, और जो गुंजा का एक प्रकार का फल होता है और उसके समान अगर स्वर्ण हो तो शुद्ध रक्त का। तो ये सारे लक्षण को देखकर हम कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे तो हम इसमें और भी डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें से स्पेशली वात का कौन सा दिखेगा, पित्त का कौन सा दिखेगा, लेकिन इस श्लोक को याद करने के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रक्त क्षय के लक्षण। तो रक्त क्षय के लक्षण क्या है कि अगर रक्त का क्षय हो गया है तो ठीक है, तो शोणितम क्षय त्वक पारुष्यम अमलम शीतम प्रातनम शिरा शैथल्यम क्षय, जो कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र संख्या 15 में बताया। देखो आचार्य सुश्रुत का जो सूत्र संख्या 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चरक सूत्र संख्या 26 जो है वो बहुत जगह रेफरेंस आता है, उसी तरह सुश्रुत का भी 15 चैप्टर का बहुत बार रेफरेंस आता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि शोणित का क्षय होने की वजह से, ठीक है, देखो शोणित देखो ये जो रक्त का पर्याय होता है शोणित, तो शोणित के क्षय होने की वजह से त्वक पारुष्य, मतलब जो आपकी स्किन है वो कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। और अम्लम शीतम प्रार्थना, यानी जो अमल है, अमल रस की और ठंडी चीज़ खाने की आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर रक्त क्षय होता है तो। और उसके बाद शिरा शैथल्य, मतलब शिरा शैथल्य हो जाएंगे। ठीक, शिरा शैथल्य का मतलब जो आपकी जो वेसल्स वगैरह है वो कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। भाई देखो अगर मान लो कि इस पाइप में अगर प्रेशर जा रहा है, अगर इस पाइप में पानी है, जितना पानी है उतना टाइट पाइप रहेगा, उतना अच्छे से प्रेशर जाएगा। अब जैसे पानी कम हो जाएगा, ये पानी कम हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सेम ये ऐसा आप समझ सकते हो अपना सिराव से। ठीक है, जो ब्लड जो वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो सिरा कैसे हो जाएंगे, अपने आप शैथल्य हो जाएंगे। ठीक है, और अमल को आप कैसे समझ सकते हो, अमल देखो मधुर अम्ल, अमल जो होता है वो कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, और रक्त का क्षय हो रहा है यानी पित्त की कमी हो रही है, तो इस वजह से आपको पित्त की खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, और इस शीत का तो मुझे भी ऐसा कोई आइडिया नहीं है, आप इसको नॉर्मली ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देखो रक्त वृद्धि के लक्षण, ये भी इसका भी जो रेफरेंस है वो सुश्रुत का सूत्र संख्या 15 है। तो इससे तो आप ये तो समझ रहे होगे जितने भी सुश्रुत ने क्षय के और वृद्धि के लक्षण बताए हैं धातुओं के, वो सारे सूत्र संख्या 15 में से ही है। तो जब भी आप कह रहे हैं कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी धातु का क्षय और वृद्धि का लक्षण लिखते हो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, तो इसका रेफरेंस ध्यान में रखना है कि वो सूत्र संख्या 15 से ही लिया गया होगा मोस्ट ऑफली, अगर वो सुश्रुत का लिया है। ठीक है, तो रक्त वृद्धि के क्षय के वृद्धि के लक्षण क्या है रक्त के, तो रक्तांग चीता शिरा पूर्णतः क्षय। देखो जब रक्त क्षय हो रहा तो शिरा शैथल्य हो रही थी, और जब रक्त की वृद्धि हो रही तो शिरा कैसी हो जाएंगी, पूर्णतः हो जाएंगी। और कैसा होगा, रक्तम आंगन चिता, मतलब जो अंग है, और अक्षी को हम बोलते हैं जो आंखें होती है, मतलब उनमें क्या रहेगा, लालिमा रहेगी, आंखों में बिल्कुल ब्लड सा उतरा रहेगा। ठीक है, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर आता है मास क्षय के लक्षण। देखो यहाँ पर जो मास क्षय का लक्षण वो मैंने सुश्रुत का नया लेकर चरक का लिया है। अगर आपको सुश्रुत वाला याद है तो आप सुश्रुत वाला भी ले सकते हो, मुझे छोटा श्लोक लगा है, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको ले लिया है। आप सुश्रुत का लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो। तो मास क्षय विशेषणम स्पिक ग्रीवो उदर सुसुक्ता। तो यहाँ पर क्या बताइए कि जब भी मांस का क्षय हो जाता है तो विशेष रूप से जो स्पिग होता है, स्पिग हमारा क्या होता है, जो बटक वाला रीजन होता है, और जो गिरीवा होती है, नेक वाला रीजन होता है, उधर हमारा जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी वाला, ये कैसे सूजक हो जाती है, पतली हो जाती है।
अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को देख के कह सकते हो कि उसमें मांस का क्षय हो गया है, ठीक है। और मांस की वृद्धि के लक्षण, अगर मांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें आप क्या देखोगे कि मांस गंड, अर्बुद ग्रंथि, देखो गंड मिलेगा, ग्वाइटर वगैरह मिलेगा, अर्बुद ट्यूमर वगैरह मिलेगा, ग्रंथि वगैरह मिलेंगी नसों में, ठीक है, वेसल्स में गंड मिलेंगे, और उधर वृद्धि, और उधर जो पेट होगा उसमें वृद्धि मिलेगी। कंठ आदिष्ट भी मांस, मतलब कंठ वगैरह में, इन सभी में कह रहा है आपको मांस दिखेगा। तो ये सारे जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो मांस वृद्धि के लक्षण देखने को मिलेंगे। ये जो हमने लिया है वो लिया अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 से, इसका रेफरेंस, ठीक है। अगर आप दोनों को सुश्रुत का करना चाहते हो तो सुश्रुत का भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं पेशी की उत्पत्ति के। पेशी कैसे उत्पत्ति क्या होती है? पेशी क्या होती है? पेशी मसल्स होती है, तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? मांस से ही उनकी उत्पत्ति होती है। तो एक ऐसी उत्पत्ति होती है, ये बताया गया इस श्लोक के माध्यम से। तो यथार्थ ऊष्मणम युक्तम वायु स्रोतां से धार्यते, यानी कि बताया गया है जो ऊष्मा से युक्त जो वायु होती है, ऊष्मा से युक्त जो वायु होती है वो क्या करती है? स्रोतों में धार्य करती है, एक तरीके से होल करती है, एक तरीके से कैविटी बनाती है, स्पेस बनाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई रास्ता है, ये ब्लॉकेज रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उष्ण वायु आएगी, जो ऊष्मा से युक्त वायु होगी वो क्या करेगी? इसको चीरती चीरती चली जाएगी और यहाँ पर एक होल कैविटी वगैरह बना देगी। तो इस प्रकार से स्रोतस की उत्पत्ति हो जाती है। फिर उसी प्रकार से जिस तरह से स्रोतस की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से यहाँ पर पेशी की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे ये मसल्स का खंड है, ठीक है, ये मसल्स का खंड है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी? एक उष्मयुक्त वायु आएगी, उष्मयुक्त वायु आएगी और ये वायु क्या कर देगी? इसको ऐसे चीरती चली जाएगी। तो ये ऐसे इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएंगी? पेशी बन जाएंगे, ठीक है, मसल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि यथार्थ उष्मणम युक्तम वायु सूत्रांश से धार्यते अनुप्रवेश्यम पिसंति पेशी विवर्जते, तथा मतलब जिस प्रकार से उष्मा युक्त जो वायु होती है वो सिरस को धार्य करती है, होल करती है, कैविटी बनाती है। अनुप्रवेश्य मतलब उसी प्रकार से जो पेशी होती है वो भी कह रहे हैं, जब उष्मा युक्त वायु किसी भी एक मांस के खंड में, यहाँ पर मांस के खंड में जाती है तो पेशी को विवर्जित कर देती है। ये सुश्रुत ने सारे स्थान 4 में इसका रेफरेंस बताया है, लिया गया है यहाँ से। पेशी के कार्य क्या होते हैं? देखो, सिरा हो गई, सिरा आपकी जो वेजल्स हो गई, स्नायु वगैरह, टेंडन वगैरह, ठीक है, कंडराइज टेंडन, स्नायुज लिगामेंट हो गया, अस्थि हो गया, प्रबान जॉइंट्स हो गए। तो संध्या सरीनाम मतलब इन पे क्या होता है? इन सारे पे जो हमारी पेशी होती है, मसल्स होती है, वो कवर रहती है ना भाई। आपकी मसल से आपका मास या मसल्स कहाँ पर कवर्ड होती है? जितनी आपकी जॉइंट्स होती है, बोन्स होती है, टेंडन, लिगामेंट, इन्हीं पे तो कवर्ड होती है। और इन पे कवर्ड होने की वजह से जो मसल्स है वो क्या करती है? सरतांत्र बलवंती भवंत्य, मतलब सभी को इनको क्या करती है? बल देने का कार्य करती है। कौन? पेशी, ठीक है। फिर आता है मेद के क्षय के लक्षण। अब मेद का क्षय हो गया है तो मेद क्षय पीलिया वृद्धि, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि कौन से धातु के क्षय की वजह से पीलिया वृद्धि होती है। पहला पूछा जाएगा कि मेद के क्षय की वजह से होती है, वृद्धि की वजह से होती है, ठीक है, या फिर किसी और अन्य धातु की वजह से होती है। तो ये नोट कर लेना है कि पीलिया जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मेद के क्षय की वजह से। मेद के क्षय की वजह से पीलिया वृद्धि होती है। कैसे भी याद कर लो मुझे नहीं पता, ये आपको याद होना चाहिए। याद रखना कि एमसीक्यू में बहुत बार आपके जब भी पीए वगैरह हो, टर्म वगैरह हो, यहाँ पर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और यूनिवर्सिटी में देखने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि अच्छे एमसीक्यू बहुत कम बनते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, इसलिए आते ज़्यादा है। संधि शून्यता रोक्षम च मेदुर मास प्राप्तम च, तो संधि कैसे हो जाएगा? शून्यता हो जाएगा। भाई जितने भी जॉइंट्स मैंने बताया कि जॉइंट्स पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मांस सड़ा होता है, कहीं ना कहीं फैट होता है, तो अगर वो फैट चला जाएगा तो संधि कैसे हो जाएंगे? जॉइंट्स खाली हो जाएंगे, रोक्ष हो जाएंगे। मेदु मांस प्रार्थना, मेदु मांस प्रार्थना मतलब कह रहा है कि ऐसे जानवरों को मांस खाने की इच्छा बढ़ जाएगी जो फैटी होते हैं, ठीक है। अब इनमें सुअर वगैरह भी आ सकते हैं, पिग वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ऐसे मांस खाने की हमारी इच्छा बढ़ सकती है। फिर आता है मेद की वृद्धि के लक्षण। मेद की वृद्धि के लक्षण, मेद ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? देखो यहाँ पर जितने भी लक्षण है ये क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आप सेकंड प्रॉफ में आओगे तो यहाँ पर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे कि किस तरह से लक्षण को देख के हम पहचान सकते हैं कि किस में कौन से धातु का क्षय हो रहा है, कौन सी वृद्धि हो रही है, ठीक है। मेद स्निग्धम अंगम उदरम पार्श्व वृद्धि काशरास आदिम दुर्गंधियम से, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मेद की वृद्धि हो जाए तो स्निग्ध मिलेंगे, स्निग्ध अंग हो जाएंगे, और उदर पार्श्व की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पार्श्व क्या होता है? जो लेटरल साइड होता है आपका, ठीक है। जैसे कि जो आपकी बॉडी है ना, जैसे ये बॉडी है आपकी, तो इस बॉडी के जो लेटरल साइड होते हैं ये वाले, तो ये होते हैं आपके पार्श्व, ठीक है, लेटरल साइड फ्लैंक्स जो होते हैं। और काश श्वास मतलब जो काश लेने में, श्वास लेने में आपको कैसा है कि दुर्गंधा फील होगी, मतलब जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो जब भी सांस लेते हैं तो उनके कहीं ना कहीं मुख में से बदबू आपको देखने को मिल सकती है। फिर आता है अस्थि धातु क्षय के लक्षण। यदि अस्थि धातु का क्षय हो गया है तो उसके क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर बताया कि अस्थि क्षयम, अस्थि स्थूलम, दंतु नखो भंगो रोक्षम जय,
यानी कि अस्थि के क्षय होने की वजह से अस्थि में सूल होगा। भाई अगर अस्थि का क्षय हो रहा है तो आपकी बोन कैसे हो जाएंगे, उनमें पेन होगा। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है वो घिसने लग जाती है, ठीक है। या फिर एक होता है डिजनरेटिव डिजनरेटिव बोन्स होती है, डिजनरेटिव डिस्क होती है, तो इनमें भी क्या होती है कि वो चीज़ घिसने लग जाती है, ठीक है। तो जब घिसने लग जाती है तो वहाँ पर भी आपको पेन स्टार्ट होता है। एंड दंत नख भंगो, और जो आपके दांत होते हैं, नख होते हैं, भंग होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। भाई जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, अस्थि के बने होते हैं। अस्थि का क्षय हो रहा है तो ये भी कैसे हो रहा है, टूटने लग जाएंगे। नख भी कह रहा है कहीं ना कहीं अस्थि का मल बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी का क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएंगे और रोगस्थे आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अस्थि धातु की वृद्धि के लक्षण। तो अस्थि धातु की वृद्धि के लक्षण क्या बताया है, अस्थ्य अस्थि नाम अधिदंतश्च। तो यहाँ पर बताया अध्यस्थि अधिदंत। देखो दो चीज होती है, एक अध्यस्थि अधिदंत। अध्यस्थि होता है कि बोन के ऊपर एक और बोन का फॉर्मेशन हो जाना, और अध्यदंत का मतलब होता है एक दांत के ऊपर एक और दांत आ जाना। भाई अगर अस्थि धातु की वृद्धि कैसे होगी, अगर कोई चीज़ कम है तो और ज़्यादा हो जाएगी, जैसे नॉर्मल थी लेकिन अब वृद्धि होगी तो एक और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बोन्स थी तो एक बोन से इसकी वृद्धि कैसे हुई, एक और बोन आ जाएगी। अगर बोन के ऊपर बोन आ रही है तो अध्यस्थि, अगर दांत के ऊपर दांत आ रहा है तो अध्य दंत। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। इसका रेफरेंस सुश्रुत का सूत्र स्थान 15 ही है। मैं बता चुका हूँ क्षय के और वृद्धि के मोस्टली जो रेफरेंस होते हैं वो सुश्रुत का सूत्र स्थान 15 से यहाँ पर लिए गए हैं। देन अब हम बात करते हैं मज्जा के कारण। देखो मज्जा के क्या कारण बताए गए, मज्जा प्रीतम स्नेहम बलम युक्तम शुक्र पुष्टि। मज्जा प्रीतिम, प्रीतिम मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर जो मज्जा है वो बहुत चीज़ों से रिलेट किया गया है। कई बार वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से रिलेट किया जाता है, या फिर जो हमारा ब्रेन में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा जो साइनेबल फ्लूइड है उससे रिलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बताया गया, प्रीति मतलब टूवर्ड अट्रैक्ट, किसी भी अपोजिट जेंडर के अट्रैक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मज्जा बताया गया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए स्नेह होता है, स्नेह लुब्रिकेशन तो प्रोवाइड कर रहा है अगर हम इसको साइनेबल जॉइंट साइनेबल फ्लूइड से रिलेट कर रहे हैं तो। एंड बल, बल भी देता है, ठीक है। और बल एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ना जॉइंट्स को, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। एंड शुक्र पुष्टि, और शुक्र की पुष्टि करा रहा है, ठीक है भाई। कि शुक्र की पुष्टि कैसे करा रहा है, तो मज्जा से जो अगली बनने वाली धातु है वो कौन है, शुक्र होता है। एंड पूरन, पूरन करने का, पूरन अस्तनाम, पूरन अस्तनाम का मतलब है वो कहीं मज्जा किसके अंदर होता है, वो अस्थि के अंदर ही तो होता है, तो अस्थि को पूर्ण करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका रेफरेंस सुश्रुत का सूत्र स्थान 15 है। अब मज्जा 6 के लक्षण क्या बताया गया, अगर मज्जा 6 हो जाता है तो देखो मज्जा में अल्प शुक्रता। देखो पहले क्या हो रहा था, शुक्र की पुष्टि कर रहा था, मज्जा कम हो गया तो शुक्र भी कम बनेगा। पर्व भेदो, पर्व भेदो मतलब जॉइंट्स में पेन होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो मज्जा है वो कहाँ रहता है, आपके जॉइंट्स के अंदर रहता है। साइनेबल फ्लूइड वगैरह जो भी है सारे आपके जॉइंट्स के अंदर रहता है। अगर मज्जा का क्षय हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो जॉइंट्स है उन्हें फ्रिक्शन होगा तो पेन होगा, ठीक है। तो इसलिए पर्व भेदो। अस्थि निस्तोन तोंद अस्थि, तो अस्थि निस्तोन और आपकी जो बोन्स होती है उनमें ऐसे एक सुई चुभन जैसी पीड़ा भी उत्पन्न हो सकती है। और जो आपकी अस्थि वो कैसे हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, क्योंकि दो अस्थियों के बीच में, जैसे मान लो ये एक अस्थि है और एक यहाँ पर ये अस्थि थी, और इन अस्थियों के बीच में साइनेबल फ्लूइड भरा हुआ था। अगर साइनेबल फ्लूइड खाली हो जाएगा तो अस्थियाँ कैसे हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। और जब ये फ्लूइड चला जाएगा तो इनके बीच में एक पेन भी होने लगेगा। पेन कैसे होता है, प्रिकिंग पेन होता है, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो रहा है, चुभाता है, ठीक है। फिर आता है मज्जा के वृद्धि के लक्षण। तो मज्जा की वृद्धि के क्या लक्षण है, मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम से। तो यानी कि जब मज्जा की वृद्धि हो जाती है तो आपको सभी ऑर्गन में ऐसा लगेगा, या नेत्रों में कि भारी भारी सा, सभी ऑर्गनों नेत्रों में भारी भारी सा आपको लगने लगेगा मज्जा की वृद्धि हो जाती है तो। फिर आता है शुक्र के गुण। तो शुक्र के क्या गुण थे, बहुलम मधुरम स्निग्धम विस्तरम गुरुवम पिछलम शुक्लम। तो यहाँ पर बहु है, बहु, ठीक है, बहु बहुच है, यक्षुक फलवत 10 संशयाम। ये चरक चिकित्सा स्थान यहाँ पर 2 से लिया गया है, ठीक है, आचार्य चरक का है। देखो बहुलम का बहलम का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। शुक्र के गुण क्या होते हैं कि ये गाढ़ा होता है, ठीक है, और मधुर होता है, रस में मधुर होता है, ठीक है, और स्निग्ध होता है, ठीक है, थोड़ा स्मूथ सा वगैरह होता है, और विस्तर होता है। विस्तर का मतलब कहीं ना कहीं वो दुर्गंध रहित होता है, ठीक है, इसमें ऐसे कोई स्मेल नहीं आती। गुरु होता है, ठीक है, और पिछल होता है। पिछल मतलब कह रहा है कहीं ना कहीं विस्कस सा होता है, एक गाढ़ापन, विस्कोसिटी आपने देखा होगा ना, इसी तरह से थोड़ी इसकी विस्कस होती है। एंड शुक्ल होता है, शुक्ल मतलब श्वेत होता है, व्हाइट कलर का आपको देखता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर आप पढ़ोगे शुक्र के स्वरूप में वो फिटकरी के समान होता है, ठीक है, फिटकरी भी कैसे होती है, श्वेत होती है, ठीक है। और बहु होता है, बहु मतलब मात्रा में बहुत अधिक होता है। आपने देखे होंगे कि कितने मिलियन स्पर्म एक बार एजुकेट करने में निकल जाते हैं, ठीक है, 200 मिलियन कुछ इसी तरह, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। च एंड यक्षुक होता है, यक्षुक, और
उसके बाद है कि फल वक्त द संशयम। तो फल वक्त संशय मतलब कह रहे हैं कि वो फलदायक होता है, संतान उत्पादक होता है। ये शुक्र के गुण होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शुक्र के स्वरूप के बारे में। तो जो शुक्र का स्वरूप है वो क्या बताया गया है कि सप्टिकाम द्रव स्निग्धम। तो सप्टिकाम द्रव स्निग्धम का मतलब ये है कि वो फिटकरी के समान होता है और द्रव होता है। देखो यहाँ पर देखो द्रव जो बताया गया है ना वो किस तरह से बताया। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जब वो शुक्र निकलता है वो 15 मिनट तक तो सॉलिड रहता है, लेकिन उस 15 मिनट के बाद वो कैसा होता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने उसको क्या बताया, द्रव बताया है। स्निग्ध होता है, मधुगंधादिच है, मतलब रस में मधुर होता है और ऑर्डर में मधुगंध होता है, जैसे कि शहद की जो स्मेल होती है। और शुक्र में चिंत केचोती केल तेल चौधरवादी तथा। और क्या बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि शुक्र मिचंत केचोती, मतलब कुछ लोगों का है, कुछ आचार्य को ये मानना है कि जो तेल की, यहाँ पर तेल छौद्र, तेल और छौद्र बोलते हैं शहद को, तो जो तेल की और छौद्र की या शहद की जो आभा होती है, इनका स्वरूप होता है, इस तरह का यहाँ पर ये शुक्र का भी होता है, तो इस तरह का मानते हैं। ठीक है, ये शुक्र के स्वरूप है। फिर हम बात करते हैं शुक्र के कर्म। तो शुक्र के कर्म क्या है कि शुक्र धैर्य चैवन, मतलब शुक्र जो होता है वो धैर्य बनाता है। ठीक है, एंड चैवन मतलब इजुकुलेट होता है। प्रीति मतलब किसी भी अपोजिट जेंडर की और अट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। देखो जो प्रीति है वो मज्जा के अंदर भी आ रहा है, तो मज्जा के कर्म के अंदर भी, और शुक्र के कर्म के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, देहम बलम, देह की बल मतलब देह में बल उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि शुक्र आगे जाके ओज की उत्पत्ति करता है और ओज इम्यूनिटी से लड़ता है, मतलब ओज इम्यूनिटी से नहीं लड़ता, ओज इम्यूनिटी होता है जो कि आगे जाके फॉरेन एंटीजेंट्स जो हमारी बॉडी में आते हैं उनसे अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, हर्ष मतलब एक्साइटेड कराता है, बीजार्थ मतलब बीज की उत्पत्ति करता है। ठीक है, दूसरे शुक्र के क्या लक्षण है, तो दूसरे शुक्र के जो लक्षण है वो होते हैं कि वात पित्त श्लेष्म कुंभ ग्रंथि पूति पैक्षीन मूत्र पुरुष रेतजाम पर जो उत्पादन ना समर्था भवती। देखो यहाँ पर जो दूसरे शुक्र के लक्षण बताए गए हैं वो बताए गए पहले वात पित्त, मतलब कि वो वात के समान होगा, वात और पित्त। देखो वात के समान का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये जो शुक्र होगा ना इसमें कहीं ना कहीं वात की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, मतलब वात दूसरी शुक्र होगा या पित्त दूसरी शुक्र होगा या श्लेष्म शुक्र यानी कफ दूसरी शुक्र होगा, यानी कि जो भी शुक्र होगा अगर में वात दोष है, वात की या पित्त की किसी भी दोष की इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसी दोष के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। जैसे वात आ रहा है तो वात दोष शुक्र, ठीक है, वात दूसरी शुक्र, पित्त दूसरी शुक्र, कफ दूसरी शुक्र। फिर आता है कुंभ ग्रंथि, कुंभ ग्रंथि। तो यहाँ पर कुंभ ग्रंथि से क्या मतलब है, जो आपने अगर कैडेवर के देखा होगा ना, जो अपने अगर आपने डाइसेक्शन करा होगा तो यहाँ पर जो कैडेवर होता है, जो कैडेवर में से जो स्मेल आती है ना, सेम वैसे ही स्मेल आपके शुक्र में से भी आएगी। ठीक है, और फिर आता है कि पूती पे, पूती पे क्या होता है, पूती पे होता है कि मतलब जैसे कहीं अगर पस पड़ जाता है जो मवाद से होती है उसमें से अगर आपने स्मेल देखी होगी तो सेम स्मेल आपके दूसरे शुक्र में भी आपको देखने को मिलेगी। देन छीन हो जाता है, छीन का मतलब है कि वो छीन का मतलब है वो मात्रा में कम आएगा। ठीक है, एक बार आप मेरे कहने से चेक करना, शायद आपको कुछ बच्चों को याद भी होगा कि एक बार सीवन को रिजुकुलेट करने में कितने नंबर ऑफ सीवन बाहर निकलते हैं। क्लास 12th का था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कितने नंबर था, फर्टिलाइजर चैप्टर नंबर 3 था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो 200 शायद मिलियन कुछ इसी प्रकार का था। ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लेना था, जिसमें से 60% हमारे नॉर्मल होते हैं, 40% विग्रस होते हैं, कुछ इसी प्रकार का एक डाटा था। ठीक है, तो मूत्र पुरुष रेतसम पर जो उत्पादन, और फिर बताया गया है कि मूत्र पुरुष और रेतस, मतलब यहाँ पर मूत्र पुरुष की सी स्मेल आएगी। जैसे अगर जो इजुकुलेट करोगे तो वहाँ पर जैसे मूत्र में से और पुरुष में से जो स्मेल आती है ना, वही स्मेल आपको शुक्र में से भी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये किसके लक्षण होते हैं, दूसरे शुक्र के लक्षण होते हैं। और एक और लक्षण बताया गया कि परजो ना उत्पादन है, मतलब अगर आपका दूसरे शुक्र होगा तो वो पर्जन मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, किसी को बेबी को फर्टिलाइज मतलब ओवन को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं शुक्र 6 के लक्षण। तो शुक्र 6 के लक्षण क्या है, वो बताया गया कि दौर्बल्य मुख शोषम, मतलब आपको क्या हो जाएगी, दौर्बलता आ जाएगी। कहीं ना कहीं दौर्बलता का मतलब होता है कि आप कमजोर हो जाओ। भाई शुक्र कम हो गया है, भाई शुक्र का 6 हो रहा है, एक तरीके से आपका बल नहीं बन रहा ना। ठीक है, मुख शोष हो जाएगा, मैंने जो मुख है वो कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसके बाद बताया गया पांडुत्व, पांडुत्व का मतलब होता है एनीमिया हो जाएगा। सदन श्रम मतलब कह रहा है थोड़ा बहुत आप काम करोगे बिल्कुल तुरंत थक जाओगे। फिर आता है क्लेबिया मतलब इम्पोटेंसी, शुक्र विसर्गस एंड क्षीण शुक्र से, मतलब शुक्र को निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और अगर शुक्र निकल भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। ये सारे लक्षण आपको शुक्र के 6 के लक्षण देखने को मिल जाएंगे, जो कि चरक सूत्र 17 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है शुक्र के वृद्धि के लक्षण। तो शुक्र के वृद्धि के क्या लक्षण है कि शुक्र अश्मीरी अतिम प्रादुर्भावम से, यानी कि क्या हो जाएगा,
स्टोन बन जाएगा, शुक्र अश्मीरी हो जाएगी और अति पर और बहुत ज़्यादा शुक्र का स्त्राव होगा। ठीक है, अपने आप यहाँ पर शुक्र निकलने लग जाएगा। ये सारे लक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुक्र अश्मीरी हो जाएगी और अति प्रादुर्भाव हो जाएगा शुक्र का। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं ओज के गुण। देखो ओज के 10 गुण बताए गए हैं, ओज के 10 गुण बताए गए हैं और ओज के गुण के जो विपरीत मक के गुण भी होते हैं, विष के गुण भी होते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो अभी आप ओज के गुण को ध्यान रखो कि जो ओज है वो गुरु शीत मृदु श्लेषण बहुलम मधुरम स्थिरम पर्शनम पेचिलम स्निग्धम ओजम दसम गुणम स्मृतम। यानी गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, श्लेषण होता है, बहलम मधुरम होता है, स्थिरम होता है, पर्सन पिछलम स्निग्धम ओजम 10 गुणम। ये सारे 10 गुण किसके होते हैं? हमारे ओज के गुण होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये गुण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं ओज के 6 के लक्षण। तो ओज के 6 के लक्षण क्या बताया गया है कि वात श्लेष्म 6, मतलब वात और श्लेष्म के 6, मतलब वात और श्लेष्म का 6 होने की वजह से पित्तम देह ओजम, और पित्त के अधिक बढ़ने की वजह से पित्त क्या करता है? आपके देह को और ओज को, ठीक है, संश्रात चरित, मतलब इनके एक तरीके से शमन करता है, इनको कम करने का काम करता है। और गलानिम इंद्रिय दौर्बल्य तृष्णा मूर्छा कैरम 6, और क्या होता है? गलानी आती है, इंद्रिय आती है, दौर्बल्य हो जाता है, तृष्णा मूर्छा और क्रिया 6। ये सारे 6 आपको कहाँ पर लक्षण दिखने? ओज के 6 के लक्षण आपको देखने को ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब यहाँ पर वात श्लेष्म 6, मतलब वात और कफ की यहाँ पर क्षीण अवस्था में पित्त की वृद्धि होने पर, पित्त की वृद्धि होकर वो शरीर में संश्रात करता है, मतलब संचरण करता है, और देह का ओज का यहाँ पर शमन करता है। ठीक है, और इसी प्रकार वो गलानी, इंद्रिया, दौर्बल्य, ठीक है, तृष्णा, मूर्छा वगैरह, ठीक है, और इन सभी जितनी भी चेष्टा है उन सभी का नाश करने का भी ये कार्य करता है। किसकी वजह से हो रहा है? पित्त की वृद्धि की वजह से ये चीज़ हो रही है। उसके बाद आते हैं शुद्ध आर्तव के लक्षण। ठीक, अब देखो यहाँ पर शुद्ध आर्तव के लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि शास्त्रिक प्रीतम यतुम द्वादम लक्षुम राक्षो रसो उपरम। देखो शास्त्रकम प्रीतम यतु यदवा, ये बना हुआ है, यदवा लाक्षा रसो उपमम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो शास्त्रिक किसका पर्याय होता है? खरगोश का पर्याय होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि शास्त्रिक प्रीतम मतलब होता है समान, जो खरगोश के समान हो। ठीक है, जो खरगोश के समान हो, ठीक है, जो खरगोश के समान हो, किसके समान हो? खरगोश के रक्त के समान हो। देखो शुद्ध आर्तव क्या है? जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है ना, ये मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड बोल दो या मेंस्ट्रुएशन ब्लड बोल दो। तो ये शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको मतलब कोई भी फीमेल वगैरह है वो कैसे चेक कर सकती है? वो अगर देख रही है, अगर उन्होंने खरगोश का रक्त देखा होगा, अगर उसके समान आपको जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड है आर्तव वो आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि शुद्ध आर्तव है। ठीक है, और दूसरा बताया गया है यद्वा लक्षा रसोपमम, यानी जो लक्षा रस होता है ना, लक्षा रस उपमम का मतलब होता है कि कंपेयर, उसके समान, उसके सिमिलर। यदि लक्षा रस के समान है, ठीक है, तो भी आप कह सकते हो वो किसके लक्षण है? शुद्ध आर्तव के लक्षण है। ठीक, एंड तदा आर्तव, फिर यहाँ पर तद आर्तव प्रशंसन्ति यदवासो न विरजते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि साथ ही जो कपड़े पर, मतलब यहाँ पर बताया गया जो आर्तव, मतलब उस आर्तव की यहाँ पर प्रशंसा बताई गई है जिस आर्तव का जो कलर मतलब कपड़े पर लग जाता है और वो धुलने पे साफ हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी प्रशंसा की गई है कि वो जो आर्तव है वो शुद्ध लक्षण होता है, उत्तम आर्तव होता है, शुद्ध आर्तव होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको 3 चीज़ याद रखनी है। पहला कि जो भी मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है उसका रक्त यदि खरगोश के समान का वर्ण हो, खरगोश के रक्त के वर्ण का समान हो। दूसरा लाक्षारस पुष्प के समान हो। तीसरा अगर वो कपड़े पर लगता है तो वो आसानी से धोने पर छूट जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो छूटे ही ना। फिर आता है दूषित आर्तव के लक्षण। तो दूषित आर्तव के क्या लक्षण बताए गए हैं? तेसु कुंप ग्रंथि पूति पैछीन मूत्र पुरीस प्रकाशम साध्यम न्याचे इति। तो यहाँ पर इस सुश्रुत ने बताया गया है सेम वही कि कुंप ग्रंथि हो जाती है। ठीक है, कुंप ग्रंथि वगैरह, कुंभ ग्रंथि हो गया और पूति पय हो गया, छीन हो गया, मूत्र पुरीस के समान आएगी। तो ये सारे जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? असाध्य रोग होते हैं। वो कैसे रोग होते हैं? असाध्य रोग होते हैं। एंड साध्यम न चेती। तो साध्य रोग कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर 8 प्रकार के दूषित आर्तव बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है कि वात की वन की वेदना के समान हो रहा हो, पित्त के वन की वेदना के समान हो रहा हो, श्लेष्म वन के समान हो। ये 3 ही कैसे होते हैं? हमारे साध्य होते हैं। अगर दूषित आर्तव में कुंभ ग्रंथि, पूति पय, छीन, मूत्र पुरीस प्रकाशम असाध्य, तो अगर ऐसे रोग मिलते हैं तो वो कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं। ठीक है,
ठीक। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मूत्र वृद्धि के लक्षण। तो मूत्र वृद्धि के क्या लक्षण है कि मूत्र मूत्र मृदम मुहर मुँह। मुहर मुँह का मतलब होता है बार बार। देखो ये मुहर मुहर आप मुँह मुँह बोल दो। एक बार आपने और भी पढ़ा होगा कि जब आपने पढ़ा होगा ना कि दवाइयों को किस तरह से लेते हैं, ठीक है, मतलब ये चैप्टर नंबर शायद 3 में था, 3 में था, ये द्रव्य गुण के अंदर ही था, सॉरी, द्रव्य का वर्गीकरण के अंदर ही था, ठीक है, जहाँ पर दवाई के बारे में बताया जाए, ग्रास अंतर बताया जाए कि मतलब खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, ठीक है, हर एक बाइट के बाद लेना है। तो इसी तरह से मोर मतलब बार बार दवाई को लेना है। तो यहाँ पर मूत्र मूर का मतलब होता है बार बार। प्रवृत्ति मतलब होता है कि कुछ चीज़ आ रही है। एंड वस्ती तोन आदिमन च। तो यहाँ पर मूत्र वृद्धि के क्या लक्षण बताया गया कि मूत्र का बार बार आना, ठीक है, मूत्र मुहर प्रवृत्ति मतलब बार बार आना। वस्ती जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें तोंद होना, तोंद मतलब तो सुई चुभन जैसा होना। आद्यमान मतलब पेट में क्या है फूलन सा होना, ठीक है। और अब आप लोग मुझे ये बताना कि आद्यमान और आटोप और एक और होता है, आद्यमान हो गया, आटोप और अनाह। देखो 3 चीज़ होती है, हाँ, अनाह, आद्यमान और आटोप। ये इनमें तीनों में डिफरेंस आप मुझे बताओगे, अनाह, आद्यमान और आटोप, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है मूत्र क्षय के लक्षण। तो मूत्र क्षय वस्ती तोन अल मूत्र क्षय, यानी मूत्र का क्षय के लक्षण क्या बताई गई है कि जब मूत्र क्षय हो जाता है तो वस्तीम तोन यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा और मूत्र कम आएगा। देखो वहाँ पर मूत्र बार बार आ रहा था, यहाँ पर क्षय होने से मूत्र कम आएगा, ठीक। तो उसके बाद पुरुष की वृद्धि के लक्षण क्या है कि पुरुषम आटोप। देखो यहाँ पर आ गया आटोप, ये आ गया ना आटोप, और वहाँ पर क्या आ रहा था आद्यमान आ रहा था। तो पुरुषम आटोप कुछ सूलम छः, यानी पुरुष कैसा होगा आटोप हो जाएगा, कुक्षे यानी जो आपकी कुक्षी है ये एब्डोमेन एक तरीके से उसमें सूल होने लगेगा, ठीक है। और फिर आता है पुरुष के क्षय के लक्षण। तो पुरुष के क्षय के लक्षण क्या है कि पुरुषम क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा, मतलब हृदय में और जो पार्श्व है, ठीक है, जो लेटरल साइड है आपका, उन दोनों में पीड़ा होगी। एंड सह शब्द से अच्छे और वायु ऊर्ध्वगमन कुक्षो संचरण है, और जो वायु है वो आपके ऊपर की ओर मूव करेगी एक पेन के साथ, एक आवाज़ के साथ, एक पेन के साथ। तो ये सारे किसके लक्षण है, पुरुष के क्षय के लक्षण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्वेद की वृद्धि के लक्षण। जो स्वेद से त्वचो तौरगंध्यम गंडुचे, अगर स्वेद अधिक आएगा तो आपकी त्वचा में से क्या आएगी, दुर्गंध आएगी और इचिंग वगैरह होगी, ठीक है। और स्वेद का क्षय हो गया तो क्या होगा, स्वेद क्षय स्वेद स्तब्ध रोम कूपता, मतलब जो आपके जो रोम है ना, जो आपके फॉलिकल से जहाँ से स्वेद निकलता है, भाई देखो जैसे ये एक हमारा हेयर है, ठीक है, एक हेयर है। तो ये वैसे आप लोग मुझे बताना है कि स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और इसको हम हाइपोडर्मिस ही मान लेते हैं। तो कौन सी लेयर से स्किन का जो फॉलिकल्स है उसकी जो रूट निकलती है, ठीक है। अब इसमें जहाँ से वो स्किन की जो रूट निकलती है, मतलब हेयर की जो रूट निकलती है, वहाँ से क्या है पोर होता है, वहाँ से क्या निकलता है आपका स्वेट निकलता है, ठीक, इसी में से, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बंद हो जाएगा, रोम कोपता है। एंड त्वक सोच, और स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। भाई स्वेद आएगा ही नहीं तो स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। कारण क्या बताया गया है कि जो आपके रोम कोप फॉलिकल्स है वो स्तब्ध हो गए, रुक गए हैं। स्पर्श वैगुनिया, स्पर्श वैगुनिया का मतलब होता है कि अगर आपको कोई टच करेगा ना तो आपको फील नहीं होगा, ठीक है। एंड स्वेदनाश, और स्वेद नहीं आएगा। तो ये इसके सारे लक्षण होते हैं। सम्यक निद्रा के लाभ एवं असम्यक निद्रा से लाभ। तो सम्यक निद्रा के क्या लाभ है और असम्यक निद्रा के क्या लाभ है। तो बताया गया है कि सम्यक निद्रा के जो लाभ है वो सुख मिलता है, और असम्यक में दुख मिलता है। सम्यक में पुष्टि मिलती है, असम्यक में कार्य मिलता है। सम्यक में बल मिलता है, असम्यक में अबल मिलता है। और सम्यक में वृषता मिलती है और असम्यक में क्लीबता मिलती है। सम्यक में ज्ञान मिलता है, असम्यक में अज्ञान मिलता है। और सम्यक में जीवन मिलता है और उसमें मरण मिलता है। ये सारे लक्षण सम्यक और असम्यक निद्रा के होते हैं। फिर आता है स्वप्न के प्रकार। देखो स्वप्न 7 प्रकार का होता है, जो कि मैंने ऐसे करा था, दसाब कबड्डी, कुछ इस तरह से मैंने याद किया, दसाब कबड्डी। तो दी से दृष्ट हो जाता है, और से श्रुत हो जाता है, ए से अनुभूत हो जाता है, और पी से प्रार्थित हो जाता है, और के से कल्पित हो जाता है, और बी से भाविक हो जाता है, डी से दोषज हो जाता है। तो दशाब कबड्डी यानी दृष्ट श्रुत अनुभूत पार्थिव काल्पित भावना काल्पन भावनिक दोषज। तो इस तरह से मैंने याद किया दशाब कबड्डी। तो ये आप 7 इस तरह से याद कर सकते हो। ये 7 प्रकार, स्वप्न के 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे बताना कि निद्रा के कितने प्रकार होते हैं। निद्रा के कितने प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लोग, आप मुझे कमेंट में बताना। और इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं कि जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं, ठीक है। अब जो लोग आपसे ज़्यादा
नंबर लाते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे पढ़ते हैं, वो उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि वो जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो अलग देखो, आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, वो भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने सारे श्लोक को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ अलग कॉपी में लिखा है, अलग नोट्स बनाए और रेगुलर पढ़ते हो। तो आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को अलग तरह से तो कर रहे हो। श्लोक उन्होंने पढ़े हैं, आपने पढ़े, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनका डेली रेगुलर रिवाइज कर रहे हो अपनी एक श्लोक नोटबुक बना के। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी अलग करना है ताकि आपके जो श्लोक ऑन टिप्स पर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा श्लोक नहीं है, एक सब्जेक्ट के 30 से 40 श्लोक है, जो इतने मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा है वो। ठीक है, और उनमें से भी काफ़ी श्लोक आपके आगे भी काम आएंगे और बहुत सारे जो श्लोक है वो अदर सब्जेक्ट्स में भी रिपीट होते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अभी से ही कम से कम 100-150 श्लोक फर्स्ट ईयर में अच्छे से कर लो, जो आपके ऑन टिप्स रहे। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे।